हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी में वर्णमाला। लेकिन याद रखना, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, आप वो हिंदी पढ़ाएंगे। अगर आपके एग्जाम में 50 नंबर की हिंदी आएगी तो गारंटेड 48 नंबर दिला के लाएंगे आपको, ये गारंटी लेते हैं आपकी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ में। वीडियो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हिंदी की नई नई क्लास आपको रोज प्रोवाइड होती रहे। इसके बाद देखना, अगर आप लोगों ने मेरी पढ़ाई हुई पूरी हिंदी पढ़ ली तो हम ये गारंटी ले सकते हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें हिंदी आनी है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो। अगर उसमें हिंदी के जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं या 50 क्वेश्चन आते हैं तो 40, अगर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 50 में से हम आपको 45 प्लस नंबर दिलवा के ही लाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, मेरे साथ ही चलना है। अगर आपके किसी भी 40 क्वेश्चन आते हैं अगर हिंदी में, तो हिंदी में से 40 में से आपको हम 38 ही क्वेश्चन दिलवा के लाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ जब एसएससी जीडी का पेपर होना था तो कुछ बच्चे आए थे और बोले थे सर कि हमें हिंदी तो आती है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम जैसे एसएससी जीडी में आपको बताएं हम 25 नंबर की हिंदी आती है। तो उन्होंने बोला हिंदी तो आती है सर, लेकिन मेरे 20 के ऊपर आते ही नहीं है। तो हमने कहा आप आइए और मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए। तो मेरी कोचिंग में आए और बोले कि सर हिंदी में कितने नंबर। हमने कहा, उनसे गारंटी लेके कहा कि आपके 23 प्लस नंबर आएंगे। और उनके कभी 20 से ऊपर आए ही नहीं थे, कभी 15 है, कभी 16 है, कभी 14 है, मतलब 15 तक ही बहुत मुश्किल में जा पाते थे। तो वो लड़के आए मेरे यहाँ और उनका जब रिजल्ट आया तो सभी के 24 नंबर थे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके एसएससी जीडी में 24 से कम नंबर आए। 24 पूरे 24 आए थे। जितने लड़कों ने मेरे कोचिंग से पेपर एग्जाम दिया था एसएससी का, सभी के 25 में से 24 नंबर आए थे और हमने ये दिलवाए थे अपनी गारंटी से। तो आइए देखते हैं, पहला है वर्णमाला। देखो वर्णमाला, पहले पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ध्वनि। देखना यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा, जिसे कहते हैं ध्वनि। ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को ही क्या कहते हैं हम लोग? ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो उसमें वर्ण और ध्वनि दोनों दी होंगी, तो हमें क्या करना है, ध्वनि भी उसी का नाम है और वर्ण भी उसे ही कहते हैं, तो ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा वर्णमाला। ठीक है, पहले आपको हम ध्वनि और वर्ण में अंतर समझा देते। देखो ध्वनि और वर्ण क्या होता है, जैसे मान लो लिखा है राम, राम लिखा है तो ये ना वर्ण है और ना ही ध्वनि है, ये क्या है, एक शब्द है। तो इसमें अगर हम ध्वनि या वर्ण की बात करें तो इसमें सिर्फ ये इसे कहते हैं ध्वनि या वर्ण। इसमें जो माँ है इसे ही क्या कहेंगे? ध्वनि या वर्ण। अब आते हैं वर्णमाला। जो ये है वर्णमाला, ये क्वेश्चन हमारा यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और कब आया था? जब अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले उसका पेपर हुआ था वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो उसी में क्वेश्चन आया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो जो वर्ण है, वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्ण है। वर्ण ये नहीं है कि एक वर्ण यहाँ लिखा है तो एक वर्ण वहां लिखा है, एक वर्ण वहां लिखा है, या एक ध्वनि यहाँ लिखी तो एक ध्वनि यहाँ लिखी, एक ध्वनि वहां लिखी, तो इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह। जो वर्ण है वो एक क्रम में व्यवस्थित होंगे तभी हम उन्हें क्या कहेंगे? वर्णमाला ही कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं उच्चारण के आधार पर देखो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अब देखो इसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 आपके व्यंजन होते हैं।
35 व्यंजन मिलके क्या कहलाते हैं हमारे 45 वर्ण। किस प्रकार होते हैं 45 वर्ण? 10 स्वर होते हैं उसमें से और 35 व्यंजन होते हैं और टोटल 45 वर्ण हमारे बनते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। आगे चलते हैं उच्चारण के आधार पर, अगला चलते हैं लेखन के आधार पर। देखो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? टोटल 52 होती है। देखते हैं लेखन देखो उच्चारण के आधार पर हमें कितने बनते हैं 45 और लेखन के आधार पर 52। हम लोगों ने शुरू से यही पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो हाँ सही है 52 वर्ण ही होते हैं, लेकिन वो लेखन के आधार पर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, जिसमें से 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन और टोटल 45 वर्ण होते हैं। अभी आपको हम अलग अलग स्वर और व्यंजन करके अलग अलग बता देंगे किस प्रकार से 45 और 10 और 35 और 10 होते हैं बराबर 45 और किस प्रकार से 52 होते हैं। इसमें से क्या होता है, इसमें से जो स्वर होते हैं उनकी संख्या हमारी 13 हो जाती है। स्वरों की संख्या 13 हो जाती है और जो व्यंजन होते हैं हमारे वो 35 ही होते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और जोड़ते हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या हमारी हो जाती है 4। तो ये मिलकर टोटल हो जाते हैं 52 वर्ण। तो लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण ही होते हैं हमें। आइए देखते हैं। देखो हमने पढ़ा है उच्चारण के आधार पर 45 35 प्लस 10 और लेखन के आधार पर 52 35 प्लस पहला 13 प्लस 4। देखो देखते हैं कैसे। जो ये हमारे स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर। हिंदी वर्णमाला में जो ये होते हैं इनको स्वर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये टोटल है कितने मेरे पास? 13 है। लेकिन यहाँ पे उच्चारण की बात आ रही है, उच्चारण में 10। तो मतलब ये दोनों हमारे छूट जाते हैं उच्चारण में। अंग और आ इनको दोनों को उच्चारण में छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे कितने हुए? 10 स्वर हो गए। तो 10 स्वर कौन कौन से हुए? सॉरी यहाँ पे ये 2 छूट जाते हैं और एक ये भी छूट जाता है। ठीक है, ऋषि वाला हमारा जो है ये तीनों छूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं 10 स्वर, इन तीनों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके बाद जो व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो हमारे 10 स्वर का 35 व्यंजन में निकालने। देखो 5 10 15 20 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33। यहाँ तक हमारे कितने हुए? 33। लेकिन हमें निकालना कितने? 35। तो 2 ये हैं द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से? अणा और बराबर 2। तो 33 प्लस 2 बराबर 35। तो ये किसके आधार पर हो गए? उच्चारण के आधार पर ये हमारे कितने हो गए? 35 व्यंजन। देखो व्यंजन निकल के आ गए हमारे कितने? 35। 33 ये और 2 द्विगुण व्यंजन, तो टोटल 35 व्यंजन और 10 स्वर बराबर 45। उच्चारण के आधार पर हमारे कितने हो गए? 45। अब देखते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर 52। टोटल कितने होते हैं? 52। और यही हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 52। तो देखते हैं कैसे 52 है। 35 हमने 35 जो ये संख्या गिनाई है ये मूल व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। लेकिन इसमें जो है जो ये 35 है इनको हमने गिना दिया 5 10 15 20 25 25 के 26 27 28 29 30 31 32 33। तो कितने हो गए? 33 और प्लस 2 ये 35। ये हमारे क्या आ गए? 35। ये 35 के यहाँ पे निकल के आ गए। अब जो 13 है ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे हो गए व्यंजन और ये क्या होते हैं? 13 स्वर और ये संयुक्त। तो देखो स्वर कितने हैं? टोटल 13 स्वर हैं। कौन कौन से? देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो ऋषि और अंग और आहा इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं बराबर कितने हो गए? 13। तो लेखन अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे पूरा ही, अगर उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने में तो भूल जाएंगे, लेकिन लिखना हमें पूरा ही पड़ेगा। तो लेखन के आधार पर कितने होंगे? टोटल 52 होंगे। और 52 जो होंगे वो देखो हमने आपको 35 से गिनवा दिए। द्विगुण व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तक 35 हो गए मेरे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जो स्वर है वो 13 है, तो 13 प्लस 35 प्लस 13। अब प्लस ये जो 4 बचे ये क्या कहलाएंगे? हमारे संयुक्त व्यंजन। छा त्रा ज्ञा और स्रा ये भी इसमें जुड़ के प्लस कितने हो जाएंगे? 4 बराबर 52। आशा करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को स्वर अलग समझ में आया होगा, वे मूल व्यंजन अलग आ गए होंगे समझ में। अब देखो एक चीज यहाँ पे इसे कहते हैं का वर्ग, चा वर्ग।
और इसके बाद इसे कहते हैं ता वर्ग और इसे कहते हैं पा वर्ग, याद रखना। और यहाँ से फिर अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं और उसके बाद द्विगुण व्यंजन, ये दोनों द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। और जो द्विगुण व्यंजन होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, वो आपके यहाँ से इस श्रेणी में जुड़कर द्विगुण व्यंजन 2 बन जाते हैं, ठीक है। इससे और इससे निकल कर दोनों द्विगुण व्यंजन बने, तो टोटल 13 ये हुए और 35 हमारे 33 ये हुए, 2 ये हुए और 13 हमारे स्वर हो गए और प्लस 4 संयुक्त हो गए। टोटल 52 वर्ण जो हिंदी वर्णमाला हम लोगों ने पढ़े, 52 वर्ण, वही 52 वर्ण यही होते हैं। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं, देखो पहले हम लोग देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। देखो स्वर क्या, इनकी परिभाषा पहले देखते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। देखो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वर्ण हम स्वर को, सॉरी वर्ण स्वर को भी कह सकते हैं, व्यंजन को भी कह सकते हैं। ये नहीं है कि वर्ण हमारा व्यंजन ही होगा या स्वर होगा। अगर मान लो लिखा है जैसे कि ये, तो ये भी हमारा एक वर्ण है और ये भी हमारा एक, तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहते हैं, वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद परंपरागत रूप से इनकी संख्या, इसकी स्वरों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी होती है, तो परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं हमारे, 10। देखो परंपरागत रूप से 10 होते हैं। अब यहीं पे आ जाएगा लेखन। अभी हमने आपको बताया है लेखन के आधार पर क्या स्वर, ये कितने होते हैं, 13 होते हैं हमारे। देखो परंपरागत और लेखन, यहाँ पे कहेंगे उच्चारण लिखा होगा, तो उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। तो देखो अब हम लोग लिखते हैं स्वर। देखो परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं हमारे 10। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो ये हमारे जो स्वर हैं ये किस तरह से हैं, ये परंपरागत रूप से स्वर हैं। कितने हैं ये हमारे, 10 हैं परंपरागत रूप से। अब लेखन के आधार पर अगर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो एक ये बड़ा हमारा, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा, प्लस 3 बढ़ गए, तो कितने हो गए, 13। तो अगर हम परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, उच्चारण के आधार पर लिखेंगे तब भी 10 लिखेंगे, लेकिन अगर लेखन के आधार पर लिखेंगे तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब आइए हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। देखो 3 प्रकार से होता है। अब इसमें से जो ह्रस्व स्वरों की परिभाषा देखते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आ ई और ऊ, इनके उच्चारण में अगर हम इनको बोलेंगे तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला आइए दीर्घ स्वर। इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, तो वो क्या कहते हैं, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हमें
ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में अधिक समय लगेगा। देखो इनके उच्चारण में कम समय, जो कम समय लगता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये छोटे से होते हैं तो आ ई ऊ लिख सकते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ओ, और आ, इसमें अंग आ दोनों श्रेणी में आ जाते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10 स्वर हो गए और इसमें दोनों आ जाते हैं, 10 2 12। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ऋषि नहीं लिखेंगे, प्लुप्त स्वर। इसमें क्या होता है, इसमें कह सकते हैं हम जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। देखो स्वर तो हमारे पूरे लिखे हैं ना, आप कह दोगे कि इसमें अधिक समय कैसे लगेगा दीर्घ स्वर से, तो जैसे लिखते हैं ओम, इस तरह से लिखते हैं ओम। तो इनका उच्चारण करेंगे तो ये क्या है, ये हमारा जहां पे लुप्त हो जाता है, प्लुप्त मतलब वो क्या कहलाता है हमारा दीर्घ, मतलब क्या कहलाता है प्लुप्त स्वर। जहां पे लुप्त, ये लुप्त हो रहा है ना, कहीं कहीं देखा होगा आपने ऐसे लिखा होता है राम, तो ये भी लुप्त होता है ना, तो इस जगह पे प्लुप्त स्वर भी होता है। आगे चलते हैं। देखो अब आइए, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखो देखते हैं, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें क्या होता है, अग्र स्वर जिसका उच्चारण यहां पे लिखेंगे, जिसका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे होता है हमारा अग्र स्वर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ई, ए, ऐ, ये इनका उच्चारण हमारे जीभ के अग्रभाग से होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे अग्र स्वर। इसके बाद देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किस तरह होते हैं, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो। देखो जीभ का अग्रभाग मतलब जीभ के आगे वाला भाग, मध्य भाग जो जीभ होती है हमारे मुंह में उसका मध्य भाग मतलब बीच का भाग, और पश्च भाग मतलब जीभ के पीछे का। तो जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आ, सिर्फ आ ही ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से ही होता है। अगला देखते हैं पश्च स्वर, जिनका उच्चारण जीभ के पश्च मतलब पीछे भाग से हो। देखो जिनका उच्चारण जीभ के मतलब पीछे वाले भाग से जिनका उच्चारण होता है वो हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। इनका उच्चारण कैसे, इनका उच्चारण जीभ के हमारे पश्च मतलब पीछे वाले भाग से होता है, इनका उच्चारण, तो इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिनका उच्चारण निम्न में से कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका अग्रभाग से होता है, या निम्न में से कौन सा ऐसा है जिनका पश्च भाग से होता है, या निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण ऐसा है जिनका उच्चारण कहाँ होता है, या जीभ के पश्च भाग से होता है। तो निम्न में से करके आएगा, या फिर आपको दे देंगे कि ओ शब्द का उच्चारण जीभ के किस भाग से होता है, या दे देंगे ई शब्द का उच्चारण जीभ के किस भाग से होता है। तो याद रखना है, और ये आप लोगों को बिल्कुल 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 याद रखना है। और आप लोगों की जेल वार्डन और फायरमैन की डेट क्लियर हो चुकी है, नवंबर में आपका एग्जाम होना है, तो बिल्कुल बिल्कुल इस पे कॉन्सेप्ट करिए और समझिए और बिल्कुल से समझिए। और आपको बताएंगे जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, इसमें से रेलवे एनटीपीसी की भी डेट क्लियर हो चुकी है 15 दिसंबर। रेलवे ने बोर्ड ने बोल दिया है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी और वहां पे एक मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम हम 15 दिसंबर को करवाएंगे। अब देखो रेलवे बोर्ड ने अपना नोटिस जारी कर दिया है, आप सरकारी जल पे जाके देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने अपना नोटिस जारी कर दिया और उसमें उसने 15 दिसंबर को एग्जाम कराने की बात कही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, वो पेपर एग्जाम कराएगा
तो आप लोग दीजिए और आगे फिर मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी में हमारा प्री होगा और मेंस होगा। ठीक है, तो आगे से आगे तैयारी करते रहिए। आगे देखते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। मतलब वर्णों का उच्चारण जो होता है वो मुख से किस तरह होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान, कहाँ से? मुख से। याद रखना, मुख से वर्णों के स्थान। तो कंठ हमारा कहाँ होता है? ये जो कंठ से जो उच्चारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आ मतलब आ और हा हल, ये हा है, और का खा गा गा या, ये उच्चारण जो होते हैं हमारे कंठ से होते हैं। और तालु ई या सा चा छा जा जा या, इनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं? तालु। मूर्धा मतलब जो मुंह से उच्चारण होते हैं वो कौन से होते हैं? ऋषि, स्रा, टा ठा डा डा या, इनके उच्चारण मुंह से होते हैं। दंत, जो दांत, अगर दांत से जो हमारे जैसे सा ता था दा धा ना, ये दांत से उच्चारण होते हैं। होंठ, जो होंठ की जो स्थिति होती है उससे उच्चारण कौन से होते हैं? तो उ पा फा बा बा और मा, ये होंठ के उच्चारण स्थान है। अब इसमें दो लगते हैं, जैसे कंठ और तालु, मतलब कंठ से और तालु से भी दोनों से उच्चारण होता है। तो वो कौन से हैं? वो हमारे ए और ऐ। कंठ प्लस होंठ, कंठ और होंठ, मतलब कंठ से भी आवाज निकले और होंठ भी हमारे कंपन करें, तो वो कौन होता है? ओ और औ। इससे क्या होता है? कंठ प्लस होंठ दोनों हमारे चलते हैं। अब दंत और होंठ, मतलब दांत से भी और होंठ से भी जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कहलाता है वाह। क्या कहते? देखो वाह, मतलब दांत और हमारे होंठ भी चल रहे हैं, तो वाह में निकल रहा है। अब दंत मूल, मतलब दांत से भी और मुख से भी, तो रा ला, तो दांत भी चल रहा है और हमारा मुख भी चल रहा है, तो रा और ला, इनका उच्चारण दंत मूल से होता है। अब नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? अंतिम जो वर्ण होते हैं वो हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे अंतिम वर्ण हो गए। देखो रा 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 रा, और एक अंग में आ जो होता है वो भी अंतिम वर्ण होता है, तो हमारा क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन। तो वर्णों के उच्चारण स्थान याद रखना, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछे जाते हो। हर एग्जाम में पूछे जाते हो, चाहे यूपी SSS का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी SI का हो, या किसी अदर स्टेट की स्टेट परीक्षा का हो जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो उसमें सभी में ये पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में ना पूछे जाए। तो हर एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है उसमें आपके वर्णों के उच्चारण स्थान कंपलसरी है, ये जरूर पूछेगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष वर्ण। तो उसके लिए आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हिंदी क्लास कैसी लगी। और गारंटी देता हूं कि हिंदी में अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 में 48 क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे और बताओगे कमेंट करके कि सर हमने एग्जाम में 48 क्वेश्चन सही किए थे।